नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लास्ट ईयर की जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में हमने अक्टूबर तक जो भी इंपॉर्टेंट आपका स्कीम्स, कमेटीज, रिपोर्ट्स थी उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2024 तक की जो अभी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उनको आज हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर हमारा 8 रहने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है जा करके देख ले। आज मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शायद कुछ वर्ड से दर्द हो सकते हैं बिकॉज मेरे ताड़ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज से कि न्यूज कौन सी है, देन इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जल दिवाली की, क्यों चर्चा में है जल दिवाली और सरकार इसको लेकर के क्यों आई थी। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, MOHUA ने जल दिवाली यानी कि जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो किसके लिए? जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान शुरू किया गया था और इसी को नाम क्या दिया गया था? जल दिवाली नाम दिया गया था। शुरू करने वाला कौन था? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय था। मंत्रालय आपकी हर एक प्रोग्राम में, हर एक स्कीम में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं? तो इसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साझेदारी के रूप में शुरू किया गया था और इसके तहत महिलाओं को उनके अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों द्वारा जो दौरा था उसको करवाया गया था कि जहां पर वो निवास कर रही हैं वहां पर जितने भी जल उपचार संयंत्र हैं उनको जाकर के महिलाएं देखें, उनका दौरा करें और जल को स्वच्छ रखने में उनको सुव्यवस्थित, जैसे बारिश का पानी होता है तो कई बार हमसे कहा जाता है ना कि हमें बारिश का पानी को करना है, कंज्यूम करना है, ज्यादा जल जो हमें वेस्ट नहीं करना है। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा? क्योंकि आप देखोगे घरों में महिलाएं होती है जो पूरा घर संभालती हैं, ठीक है, वो हर एक चीज, बिजली का, पानी का, हर एक चीज का ख्याल रखती है, हर एक चीज का हिसाब रखती है। तो इसलिए सरकार ने कहा क्योंकि महिलाएं एक तरीके से घर की मुखिया होती है, घर चलाती है, गृह मंत्रालय हम उनको कहते हैं, तो उनको यहाँ पर दिखाना आवश्यक है कि ये आपका क्या है, यहाँ पर संयंत्र लगा हुआ है, इस तरीके से ये कार्य करता है ताकि वो लोगों को प्रोत्साहित कर सके अपने घरों में भी कि जल की वेस्टेज ना की जाए। ठीक है, इस दौरे के माध्यम से महिलाओं को जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई थी और महिलाओं को जल की गुणवत्ता के परीक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी यहां पर प्रदान की गई। नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जल वितरित, इसके तहत सुरक्षण किया जाएगा। लोगों को क्या है? स्वच्छ जल प्रोवाइड करवाया जाएगा इसके तहत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि जल दिवाली, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किसने शुरू किया था? पर्यटन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो अभी हमने पढ़ा था किसने किया था? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। मोटो क्या था? इनको जल से संबंधित संयंत्र दिखाना, गुणवत्ता जांच कैसे की जाए, उससे प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये सब समझाना और लोगों तक इसको पहुंचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी न्यूज क्या है। खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ी की भागीदारी, इसको लेकर के अभी प्रतिबंध लगाया गया था और इसीलिए चर्चा में था। और क्या कहा गया था, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में जो ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब क्या कारण था ट्रांसजेंडर जो क्रिकेटर थे उन पर प्रतिबंध लगाने का? तो यहाँ पर कहा गया कि उनके जो शारीरिक बनावट है या उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मेल प्यूबर्टी है, इसकी वजह से जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा पर बात आ सकती है। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया था ICC के द्वारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ICC ने मेल प्यूबर्टी हासिल कर चुके क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में जो खेलना है उससे रोक दिया था खेलने के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिन्होंने मेल प्यूबर्टी हासिल करी यानी कि अपने मेल यौवन पर वो आ चुके हैं, इससे रिलेटेड ऐसे खिलाड़ी जेंडर रिसाइटमेंट सर्जरी के जरिए पुरुष से महिला बनने के बाद भी प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, यदि वह पुरुष से महिला भी बन जाते हैं तो भी वो इसमें नहीं खेल सकते। और इसी के तहत आप देखोगे कनाडियाई
खिलाड़ी थी जिसको यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया था, हटा दिया, उनका करियर शुरू हुआ था, देन उन्होंने फिर संन्यास ले लिया था इस निर्णय के पश्चात। ठीक, मेल प्यूबर्टी से आशय पुरुषों में किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक और लैंगिक बदलाव से है, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में। तो बेसिकली इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी। ठीक है, और 1987 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आपका पड़ जाता है, और ये विश्व भर में जितनी भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं उसको देखता है और करवाता है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है ये प्रश्न? कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धाओं में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहा है ऐसे खिलाड़ी जेंडर रिसाइडमेंट सर्जरी के जरिए पुरुष से महिला बनने के बाद प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। पूछ रहा है इसमें से आप उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये कहा गया था कि चाहे वो महिला भी बन जाए इसके बाद भी वो नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता, क्योंकि नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हेल्दी एजिंग क्या होती है? ये हेल्दी एजिंग, एजिंग तो आप सभी जानते हो कि हम सभी को एक ना एक दिन बूढ़े होना है। ठीक है, आज मैं हूँ 24-25 ईयर्स की, इसके बाद मैं एक टाइम आएगा जहां पर मैं हो जाऊंगी 30 ईयर्स की, 32, देन 50। तो सबकी एजिंग आती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पर अमर होकर क्या है, कोई कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन बात क्या की जा रही है? हेल्दी एजिंग की, कि हमें क्या है, एजिंग भी आए तो हमारी स्वस्थ तरीके से हो, ऐसा ना हो कि हम चल नहीं पा रहे, हम बेड पर लेटे हुए, हमें और प्रकार की समस्या हो रही। तो इसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्दी एजिंग पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 तक विषय पर अपनी पहली प्रगति रिपोर्ट पेश करी है। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 से वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया है कि इनके जितने भी वृद्धजन हैं इनके जीवन को कैसे सुखद बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे और हेल्दी बनाया जाए। ठीक है, तो इसी पर यहाँ पर बात की गई है। बाकी मेरी दाढ़ मेरे को बहुत परेशान कर रही है। चलिए अब बात करते हैं हेल्दी एजिंग की, कि वृद्धावस्था में कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया को ही हम हेल्दी एजिंग कहते हैं। कि हम क्या है, बूढ़े हो रहे हैं फिर भी हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है और जो हम जैसे टहल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो उसमें अभी सुधार रहे। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, कामकाज करने और समाज के लिए योगदान देने आदि में सक्रिय रहता है। संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 तक का जो लक्ष्य है वो सभी के लिए हेल्दी एजिंग को सुनिश्चित करना चाहता है कि 2030 तक क्या कर सके, हम सभी के लिए जो हेल्दी एजिंग है पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसको सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आगे रिपोर्ट में बिंदु क्या कहे गए थे इनको समझ लेते हैं। 60% से अधिक देशों में जो वृद्धजन हैं इनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद करना, यहाँ पर ये बात की गई थी। और यदि भारत की बात की जाए कि भारत में क्या है, तो आप सभी ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और इसमें कहा था कि यदि कोई भी बेटा, ये तो पहले भी था लेकिन अभी दोबारा से उन्होंने बोला कि यदि कोई बेटा या फिर कोई बहू ऐसा कार्य करती है या फिर बहू उस परिवार में साथ रहने से मना कर देती है या फिर पेरेंट्स को साथ रखने से मना करती है, तो उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। संपत्ति देने के बाद भी अगर वो दे भी जा चुकी है, मिल गई है बेटे और बहू को, उसके बाद भी वो यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो भी उनको उस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि हमें क्या है, अभी कुछ दिन इनको खाना पीना खिलाना है जब तक प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आ जाती, और उसके बाद हमें क्या है उठा करके फेंक देना है या वृद्धाश्रम छोड़ देना है जाकर के। तो इसके लिए फैसला लिया गया था। वृद्धाश्रम से रिलेटेड कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, शेल्टर्स होम यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं। वैसे वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि देश का हर एक नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अच्छे से रहे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वृद्धजनों के अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए WHO की ग्लोबल नेटवर्क की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ देशों का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हेल्दी एजिंग की दिशा में काम करने के लिए संस्थान व समिति स्थापित की जाए। इस समस्या को दूर करने के लिए देशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए, निवेश किया जाए ताकि उनकी जो वृद्धि स्थिति है, जो अंतिम समय है, वो आसानी से गुजर सके। वर्ष 2050 तक विश्व में वृद्धजनों की आबादी में
निम्न और मध्यम आय वाले देशों की जो हिस्सेदारी है वो कितनी होने वाली है, 80% होने वाली है। यहाँ पर WHO ने अनुमान लगाया है। इन देशों में हेल्दी एजिंग सुनिश्चित करने के लिए ठोस और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लाया था जिसको नाम दिया था संकल्प पत्र। तो इसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी वृद्धजन हैं उनको भी हम आयुष्मान जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम है उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी वृद्धजनों के लिए बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें ऐड किए थे। तो हर गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं वृद्धजनों के लिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। हेल्दी एजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि वृद्धावस्था में कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेल्दी एजिंग कहते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 तक का जो लक्ष्य है वो सभी के लिए हेल्दी एजिंग सुनिश्चित करना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि WHO ने हेल्दी एजिंग पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 और 30 विषय पर पहली प्रगति रिपोर्ट अपनी जारी करी है। ठीक है, 21 से लेकर के 30 तक। उपयुक्त कथनों में से कह रहा है कौन से सही है, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथी चर्चा में क्यों है, कौन इसको लेकर क्या है, क्या इसका मोटो है। तो साथी जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि शिक्षा मंत्रालय ने कि जो भी बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो वो लोग साथी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये आपका साथी है, यानी एक तरीके से क्या है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। साथी क्या है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से शुरू किया है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो साथी आपका ये प्रोग्राम है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है। तो यह सहयोग इसमें किसके साथ है, IIT कानपुर के साथ है, इसको याद रखिएगा। यह एक ओपन लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर असेसमेंट होता है, देखा जाता है आप डेली क्या कार्य कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना आपने अपना वर्क कंप्लीट किया है, नहीं किया है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको A, B, C, D ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। यह छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, जैसा मैंने बताया, और यह छात्रों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, AI का यूज करता है। छात्र अपनी सीखने की क्षमता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे वो अच्छी चीजें सीखते रहेंगे वैसे वैसे इस प्लेटफॉर्म में वो और आगे जाकर के चीजें नई सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन कि शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी शुरू किया है। यह छात्रों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहे कौन सा सही है, तो अभी हमने देखा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क जियान के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है और चर्चा में क्यों है। देखिए, केंद्र सरकार ने जियान कार्यक्रम के चौथे चरण के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसके पहले 3 चरण होंगे और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इनको हम समझेंगे। देखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क को हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में, और इंग्लिश में हम इसको जियान कह रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने की थी और यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जो फैकल्टी हैं इनके सहयोग वाला एक संयुक्त शिक्षण कार्यक्रम है। इसमें इंटरनेशनल जितनी भी फैकल्टी होंगी आपको क्या है एक प्रोग्राम के तहत पढ़ाएंगी और आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ठीक, इसका उद्देश्य भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पात्रता क्या है, तो सभी सरकारी, राज्य या केंद्र उच्चतर शिक्षण संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की समस्त रैंकिंग में शीर्ष 200 में शामिल हैं वो इसके तहत शामिल हो सकते हैं। वहां पर ये फैकल्टीज जो है वो पढ़ाएंगी। यह कार्यक्रम भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रत्येक
प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी से जोड़ता है। फैकल्टीज आकर के वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगी, ट्रेन करेंगी एंड चीजें देखेंगी। बट इसका मापदंड क्या है कि उसको रैंकिंग में, जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है उसमें 200 के अंदर सूची में आना चाहिए। ठीक, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क की शुरुआत 2010 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये कब की गई थी आप मुझे बताना। इसका उद्देश्य भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों और जो उद्यमी हैं उनकी प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2010 नहीं बल्कि 2015 है। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो केवल एक ऊपर वाला आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, ड्रोन दीदी योजना, अभी आपने लखपति दीदी योजना सुनी होगी, अब ये ड्रोन दीदी योजना है। क्या है ये ड्रोन दीदी योजना, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए है भाई क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHGs, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनको हम इंग्लिश में कहते हैं, इनको ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ पर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। क्यों कराया जाएगा, क्या पर्पस है इसका? तो इस योजना का लक्ष्य है कि 2023-24 और 25-26 तक की अवधि के दौरान 15,000 चयनित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन देना है और वे इसे कृषि के उपयोग के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगी। यानी कि अब क्या होगा, एक तीर से दो निशाने। कैसे कि यहाँ पर महिलाओं को भी आय का साधन बन जाएगा और दूसरा किसानों को भी कम दर पर, निम्न दर पर अपनी खेती हेतु इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तहत कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की लागत के लिए 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सदस्य को 15 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसके लिए चुना जाएगा और कंपनियां स्वयं सहायता समूहों की मदद ले करके ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया, DAP जैसे जो खाद है उनको अपने खेतों में क्या कर पाएंगी, डाल पाएंगी। इससे कृषि में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी, उनको आसानी से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जो है वो यूज करने के लिए मिल जाएगी। यह योजना महिला को कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्य की बात कर रहे हैं 2023-24 और 2025-26 तक 15,000 महिलाओं को ड्रोन देना है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रत्येक जो स्वयं सहायता समूह यानी कि SHGs हैं इनको ड्रोन की लागत के लिए 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगा। और तीसरा कह रहा है स्वयं सहायता समूह ड्रोन को कृषि में उपयोग के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन अभी आप पढ़ कर के आए हो और तीनों ही आपके पूरी तरह से सही हो जाते हैं। अगेन अगर ये लास्ट हुआ तो इस लास्ट का आप आंसर आप दोगे मुझे, ये लास्ट नहीं है, लास्ट शायद इसके बाद वाला है। ठीक है, तो आप मुझे प्रेरणा प्रोग्राम का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप दोगे और इस वाले का आंसर मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी भी तो प्रैक्टिस होती रहे ना, या फिर मैं ही पढ़ा दूंगी तो आप पूरा पढ़ करके कर लोगे। तो आपको सॉल्व करना है, पहले जैसे मैं न्यूज़ पढ़ा रही हूँ, न्यूज़ पढ़ करके सब कुछ समझ में आ जाता है और बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो लास्ट का एक क्वेश्चन क्यों, आप लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर करो ना, इजी हो रहा है क्योंकि। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, और बाकी आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जो जिस भी तरीके से आप करंट को कवर करना चाहते हैं। रही बात कि सिर्फ आपकी स्कीम्स या फिर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, कमिटीज़ हैं, बस वही कवर हो रही हैं, तो नहीं, और भी करंट अफेयर आपका साइंस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड आपका करंट अफेयर चल रहा है, वो आप जा करके देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, तो इसको समझेंगे। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो भारत ने किया है सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया था। स्विट्जरलैंड के दावोस में किस उपलक्ष्य पर? तो विश्व आर्थिक मंच इस दौरान किया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं, उद्देश्य क्या था?
तो सबसे पहले जो वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां हैं उनको एक साथ लेकर के आओ, ज्ञान का साझाकरण करो, उसको बढ़ाओ, महिलाओं के स्वस्थ, शिक्षा और उद्यम जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर कार्य करो और उसको आगे लेकर के आओ। ये 3 इसके उद्देश्य थे। यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत को समर्पण पर आधारित थी कि यहाँ पर क्या करना है, भारत में महिलाओं को आगे लेकर के आना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यमिता का क्षेत्र हो, चाहे वो अदर आप देखोगे स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र हो। तो इस पर महिलाओं से रिलेटेड बेसिकली बात की गई थी। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहायता प्रदान कर रहा है। इसका संचालन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप द्वारा किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच इसका नेटवर्क भागीदार तथा इन्वेस्ट इंडिया इसका संस्थागत भागीदार है। और ये लाइन भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेटवर्क भागीदार कौन है? विश्व आर्थिक मंच, और इन्वेस्ट इंडिया इसका संस्थागत भागीदार है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, जितने लोग भी क्वेश्चन का आंसर दोगे सही होगा, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। तो आप लोग पहले इसको देखो और इसका आंसर जरूर देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ किया गया। अब आगे बात करते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। लेकिन क्या ही आप आंसर दोगे? आंसर तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। चलिए फिर भी तो राइट आंसर आपका केवल एक हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत अमेरिका में नहीं की गई थी। कहाँ की गई थी? चलो यही बता देना। आगे आ जाओ। प्रेरणा प्रोग्राम क्या है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। लीडरशिप सिखाना उनको कि कैसे लीडरशिप जो है वो अपने अंदर लाई जाती है। पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो जाना नहीं चाहते हैं, जाएंगे तो प्रज्वल रेवन्ना जैसे केस सामने निकल करके आएंगे, तो इससे बेहतर है कि ना ही जाएं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, 1 सप्ताह तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड किया जाएगा। प्रत्येक बैच के लिए 20 छात्रों, 10 लड़के और 10 लड़कियों का चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को वडनगर, गुजरात में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल में शुरू किया जाएगा। IIT गांधीनगर ने इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को मूल्य आधारित 9 थीम्स पर तैयार किया है। 9 थीम्स है इसमें, और इसका उद्देश्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है और विविधता में एकता, इसको उजागर करना है, उसके तहत कार्य करना है। चलिए रहा लास्ट में आपका क्वेश्चन। प्रेरणा प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया। 9 से 12 तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम है ये। इस कार्यक्रम को वडनगर गुजरात के वर्नाकुलर स्कूल में शुरू किया जा रहा है। कौन से कथन इसमें से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन, दोनों। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 and 3। तो ये तो थे आज के प्रमुख समाचार, यानी कि लास्ट ईयर के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका फेब वाला जो सेगमेंट होगा, क्योंकि जैन तक हमने कर लिया है, तो फेब का हम इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।